हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 2024 के सेट नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए हैं। चलिए तो बिना देर करते हुए आज हम लोग सेट नंबर 7 817 HN को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके इसके इंस्ट्रक्शन जानने हैं तो इंस्ट्रक्शन के लिए आप सेट नंबर फर्स्ट देखिए, वहाँ पर मैंने आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करेंगे और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हमको देखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू करने हैं। आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलते हैं और इन 20 क्वेश्चन को आपको OMR शीट में फिल करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो पैसेज दिया गया है इसमें देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक इन पैसेज को पढ़िए केयरफुली और चूज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर क्या आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द गंगा इज अ सिंबल ऑफ। अब यहाँ पे ढूंढिए, सबसे पहले सेंटेंस में लिखा गया द गंगा, मतलब यहाँ पे गंगा के विषय में बताया जाएगा और इसका जो प्रोनाउन होगा वो होगा सी। मतलब जहां पर भी सी लिखा होगा उसका मतलब द गंगा लिखा हुआ है। अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज। यहाँ पे एक सिंबल की बात हो रही है कि सी मतलब कौन? अभी मैंने बताया गंगा। ये जो गंगा है ये एक सिंबल है किसका? ऑफ इंडियाज एज लॉ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और यही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए कह रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि स्नो कवर्ड पिक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज विच आई हैव लव्ड सो मच। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव लव्ड सो मच। तो ये कौन कह रहा है? ये राइटर कह रहा है जो इनके ऑथर हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि विच वर्ड इज इन द पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपोजिट है किसका? विक्ट्री का। विक्ट्री का मतलब होता है जीतना, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ओवरकम, ट्रियूम्फ या फिर ड्यून। ड्यून का मतलब अंत हो जाना। तो यहाँ पर अगर आप पैसेज में न भी पढ़ें तो भी ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि डिफीट का मतलब होता है हारना और विक्ट्री का मतलब जीतना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और इस तरीके से तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द बेल डैश बिफोर दे रिस्ट। तो यहाँ पे कहा जा, देखिए जब भी कभी भी बिफोर या आफ्टर आए तो हमेशा याद रखेंगे कि बिफोर आता है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो इसका मतलब इसके पहले क्या आएगा? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बिफोर के लिए। इसी तरीके से आफ्टर का भी होता है, तो आफ्टर में भी ध्यान रखेंगे कि आफ्टर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ही स्लेप्ट डैश अ ग्रीन ट्री। मतलब वो सो गया एक ग्रीन ट्री के नीचे। अगर ग्रीन ट्री के नीचे तो हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करेंगे अंडर का, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आपको यहाँ पर ये जो दिया गया है इसके अनुसार आपको राइट अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है कहाँ मिलेगा? देखिए वर्ब क्या है? लव्स। यहाँ पर हमको वर्ब की एस या ईएस फॉर्म मिल गया, मतलब हमको वर्ब मिल गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लफ्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें नहीं है। तो यहाँ पर लफ्स दिया गया है क्योंकि कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। या तब ये कह सकते हैं सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो जाहिर सी बात है वर्ब तो कभी भी लास्ट में है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो पहले अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो यहाँ पर एक है कि ब्रदर, ब्रदर माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हो सकता है, तो इसका मतलब ये सी सही हो सकता है। ब्रदर्स और यहाँ पे माई शेयर कहा गया, तो ये ऑप्शन नंबर तो गलत हो जाएगा। तो अब 2 बचे, या तो माई ट्वाइस या तो माई ब्रदर।
तो यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिखा गया पहला वाला सेंटेंस कि माई टॉयज लव टू शेयर हिज ब्रदर। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे खिलौने ने जो है अपने भाई को या अपने भाई को क्या किया, शेयर किया अपना प्यार। तो यहाँ पर खिलौना थोड़ी शेयर करेगा, कौन करेगा, मेरा भाई जो है वो जो है शेयर करेगा अपने खिलौने के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेक्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल मिस स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिलिंग द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्राउड के साथ हमेशा याद रखेंगे कि ऑफ का ही यूज होता है, प्राउड ऑफ होता है, गर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि आप इस पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद इसका रिप्लाई दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में क्या कहा गया मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले आप चाहें तो पैसेज पढ़ें या ना पढ़े तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। या आप देखिए लिखा गया द टाउन डैश वॉज वैलीज विलेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टाउन है वो वल्ली के गांव से कितना दूर था। तो आप इसको थोड़ा सा भी देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया 6 माइल्स, आंसर मिल गया। तो क्या पैसेज पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। फिर उसके दूसरा क्वेश्चन में है द फेयर ऑफ द बस वॉज डैश वन वे। देखिए इस पैसेज में कहा गया है कि जो वल्ली होती है वो बस यात्रा के बारे में कई छोटी छोटी जानकारी हासिल करती है और शहर उसके गांव से 6 मील दूर था, यहाँ पर बताया गया। और आगे किराया एक तरफ से 30 पैसे था। तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 पैसे साफ साफ लिखा गया है, एक तरफ का किराया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का आंसर तो मिल चुका है, अब आगे पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट जो है आंसर पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 13 में भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डैश एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन अ न्यू नेशन। कुल मिला के प्रश्न ये कह रहा है कि एक नए राष्ट्र के पहले जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बने वो कब बने थे, आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे कि वो बने थे 1994 में। इसके बाद है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड टू आस्किंग फॉर कितने पैसेज के लिए जो है उसने सबसे पहले लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, उसमें कितने पैसे मांगा था। तो आप कहेंगे कि उन्होंने 100 पैसे पूरा मांगा था, जो कि वापस जो है 70 ही आया था। उसे लग रहा था कि 30 जो है वो डाकघर वालों ने चुरा लिया है। आगे है वल्ली वॉज डैश ईयर ओल्ड। तो वल्ली जो है वो कितने साल की थी। तो अगर आपको पता होगा तो 10, 7, 8 या 20। तो आप कहेंगे कि ये थी 8 ईयर्स की। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। इन दोनों में देखिए यहाँ पर एक दिया गया है एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पर आपको इसका आंसर देना है। देखिए एक्सट्रैक्ट में क्या कहा गया कि सम से द वर्ल्ड विल इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा हुआ है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि आग जो है वो दुनिया को बर्बाद कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 लाइन की कविता है और ये पोएम आपको अपने कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आएगा कि 4 लाइन की कविता लिखिए, तो इसे आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। देखिए ये आइस एंड फायर पोएम से है, तो आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर जो इनके पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो याद रखेंगे। और उसके बाद आगे है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कवि जो है, जो ऑथर है, पोएट है जो, वो फायर की तुलना किससे करता है। तो आप कहेंगे फायर की तुलना वो डिजायर से करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कह रहा है कि मिसेस पम्फ्रे वॉच अ, मिसेस पम्फ्रे क्या थी, एक पुअर लेडी थी, एक रिच लेडी थी, या सेल्फिश लेडी थी, या जेंटल लेडी थी। तो आप कहेंगे कि वो एक रिच लेडी थी। पम्फ्रे जो है वो तो रिच लेडी थी। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह जो है वो अनिल से क्या चाहते थे। तो आप कहेंगे काम चाहते थे, है ना, वो काम की खोज में गया था। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, मतलब ग्रिफिन किस तरह का आदमी था। तो आप कहेंगे ग्रिफिन जो है वो
लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये ए और ये बी है। आगे है, व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। बचपन में ब्राइट ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया, तो आप कहेंगे कि वो शुरू किया था बटरफ्लाइज। वॉट वॉज भोलीज रियल नेम, भोली का जो है रियल नेम क्या था, तो आप कहेंगे कि सुलेखा। तो इस तरीके से अगर आप जो है पढ़े रहेंगे तो आप सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रीडर पढ़ना पड़ेगा। चलिए सेट नंबर 7 में पार्ट बी में जो कि रीडिंग पोर्शन है, रीडिंग पोर्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ये पैसेज आपको पढ़ना जरूरी है, तो मैंने आपको हर एक सेट में बताया कि इस पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, और आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन जो इस दिए गए यहाँ पे इसके आंसर बिल्कुल क्रम वाइज मिलते हैं, कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, मतलब ये कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग इस पैसेज को देख ही लेते हैं। क्या कह रहा है कि टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, मतलब ये कहा जा रहा है कि प्रयास करना, क्या मतलब टू ट्राई मतलब ट्राई करना, प्रयास करना सफलता की सीढ़ी का पहला कदम होता है। तो क्वेश्चन में पहले पूछा भी गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ठीक, इसके बाद भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, मतलब अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ्स, तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि दुनिया में सभी महान व्यक्तियों ने बहुत ही मेहनती जीवन जिया है। दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट, वो अपना एक भी मिनट जो है वेस्ट नहीं करना चाहते, नहीं किए हैं। हैंस दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड्स, वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया, इसलिए वे शानदार काम कर सके। जो काम करता है उसे अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। आइडलनेस का मतलब होता है आलस्य। आइडलनेस इज द वे टू र्यून वन सेल्फ, मतलब जो आलस्य होता है वो स्वयं को ही बर्बाद करने का मार्ग है। देयरफॉर, इसलिए वन शुड गिव अप आइडलनेस एंड हैविंग ग्रेडेड अप वंस लियन शुड ट्राई टू असेंड अप द हिल टू सक्सेस, मतलब ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति को आलस्य त्याग करना चाहिए और कमर कसकर सफलता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो यहीं पर पहला क्वेश्चन यही कहा गया कि बताइए क्या जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपका आंसर साफ साफ आपके सामने है कि हमें ट्राई करना है, कोशिश करना है। तो यहाँ पर आप पहला का आंसर लिख सकते हैं, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ, तो यहाँ इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो यहाँ तक आप जो है पहले का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। उसके बाद सेकेंड पे आते हैं। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, दुनिया के महान व्यक्तियों ने किस प्रकार का जीवन जिया, तो आप यहाँ पे कहेंगे ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ्स, तो आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं, आगे भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का है तो आगे भी कर दीजिए। दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट हैंस दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड्स, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इन द सेंस क्वेश्चन नंबर बी, तो ये हो गया बी। ठीक है, ये ए का आंसर हो गया और ये बी का हो गया। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ एफर्ट, कौन अपने प्रयासों का फल पाने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे कौन अपने प्रयासों का फल पाने के लिए बाध्य है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए वन हु, यहाँ पर देखिए वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ द वंस एफर्ट, आइडलनेस इज द वे टू र्यून वन सेल्फ, देयरफॉर, यहाँ तक आप पूरा लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का है, तो यहाँ तक आप पूरा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर सी का भी मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रम से ही पूरा पूरा आंसर दे रखा है। क्लियर, तो आपका आप इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी, तो आपको यहाँ पे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर डी जो दिया है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, मतलब आपको यहाँ पर एक शब्द खोजना है जिसका मतलब होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है
नष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर पैसेज में ऐसा क्या दिया है, तो जब आप ढूंढने चलेंगे तो आपको मिलेगा डिस्ट्रॉय का। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे पहले अब राइटिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आप ध्यान सुनिए, इसमें आप तो या तो लेटर लिखना है या तो अप्लीकेशन लिखना है, लेकिन मैं दोनों आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इसलिए ध्यान से देखिए। पहले कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी फॉर द परचेज योर बुक्स, मतलब अपनी पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने पिता को पत्र लिखें। दूसरा कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, मतलब या तो अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 5 दिन की छुट्टी देने के लिए अपने प्रिंसिपल को जो है एक एप्लीकेशन लिखें। तो सबसे पहले हम लोग एक लेटर लिखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, डायमंड जुबली बॉयज हॉस्टल अपना एड्रेस दिखा, फिर उसके बाद वहाँ पे आपने लिखा 12 सिटी स्क्वायर देहरादून, फिर उसके बाद आपने लिखा माय डियर फादर। अब आप क्या करेंगे, अपने पिताजी को एक पत्र लिखने जा रहे हैं, है ना, यहाँ पर एक लेटर लिखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आई होप यू एंड मदर आर डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज फाइन एट होम, मुझे उम्मीद है कि आप और माँ अच्छे होंगे और घर पर सब ठीक होगा। आई एम आल्सो हेल एंड हर्टी एंड वर्किंग डिलीजेंटली फॉर माई अपकमिंग नीट एग्जाम, मैं भी स्वस्थ हूँ और अपनी आगामी नीट परीक्षा के लिए लगन से काम कर रहा हूँ। एज यू नो दैट देयर आर लेफ्ट जस्ट 2 months फॉर द एग्जाम एंड आई लैक गुड या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर माई प्रिपरेशंस, मतलब ये कहा जा रहा है जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं और मेरे पास अपनी तैयारी के लिए अच्छी या स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसकी कमी है। बिसाइड्स, इसके अलावा आई आल्सो हैव टू बाई सम गाइड्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स, सैम्पल नीट एग्जाम पेपर्स ऑफ प्रीवियस 10 years, मतलब ये कहा जा रहा है इसके अलावा मुझे फिजिक्स में और केमिस्ट्री की जो है इन विषयों में भी कुछ गाइड चाहिए और पिछले 10 साल के लिए नीट पेपर जो हुए हैं उसके अनसॉल्व भी चाहिए, सो दैट ताकि आई कैन बी कन्वर्सेंट विथ द पैटर्न ऑफ नीट एग्जाम, ताकि क्या हो सके, मैं नीट की परीक्षा के पैटर्न से परिचित हो सकूं। सो सेंड मी अ सम ऑफ ₹3000 फॉर परचेजिंग दीज बुक्स, इसलिए आप इन पुस्तकों को खरीदने के लिए हम मुझे 3000 रुपये भेज दें। दीज बुक्स विल कैजुअली बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग माई कॉन्फिडेंस एंड पाविंग द वे फॉर सक्सेस इन दिस ईयर नीट एंट्रेंस एग्जाम बाय स्कोरिंग हाई मार्क्स, और जब आप 3000 रुपये भेज देंगे तो ये पुस्तकें मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और इस वर्ष की नीट प्रवेश परीक्षा में जो है हाईएस्ट अंक प्राप्त करने सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी। फिर आप एक लाइन लिखेंगे, प्लीज कन्वे माई रिस्पेक्ट एंड बेस्ट रिगार्ड माई बिलव्ड मदर, कृपया मेरी प्यारी माँ को मेरा सम्मान और शुभकामनाएं पहुंचा दें। योर ओबीडियंट सन, अब आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं या चाहे तो आप डेट को यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी बेटा, ठीक है, फिर उसने अपने नाम लिखना है। तो ये रहा आपका लेटर, इसके बाद आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखा गया H10 सेक्टर 66 तिलक नगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको डेट डालना है और प्रिंसिपल को लेटर लिखना है आपको, तो एप्लीकेशन तो यहाँ पे द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आपने अपने स्कूल का नाम लिखा है और एड्रेस। अब आप बताएंगे कि किस सब्जेक्ट पर ये आपका टॉपिक है, तो सब्जेक्ट कौन सा है, लीव एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज, सिस्टर की मैरिज के लिए आपको छुट्टी का आवेदन देना है, तो यही आपने विषय चूज कर लिया। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट इट इज टू बी स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट द वेडिंग सेरेमनीज ऑफ माई एल्डर सिस्टर्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 8 अगस्त टू 10 अगस्त, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुझे आपको सूचित करना है कि मेरी बड़ी बहन की शादी का जो समारोह है वो 8 अगस्त से 10 अगस्त तक होने वाला है ना। बीइंग अ ब्रदर
और सिस्टर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट। यहाँ पर बीइंग अ ब्रदर, यदि आप जो है बॉयज़ हैं तो आप ब्रदर लिखेंगे, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप बीइंग अ सिस्टर लिखेंगे। मतलब एक भाई होने के नाते या एक बहन होने के नाते सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आई मतलब मैं, देयरफॉर इसलिए, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उसके बाद आप थैंक यू बोलेंगे, थैंकिंग यू धन्यवाद बोलेंगे। योर सिंसियरली XYZ ही लिखेंगे, क्लास 10th लिखेंगे, जो भी सेक्शन है आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको अप्लीकेशन लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल 80 to 100 वर्ड्स। अब आपको इंडिपेंडेंस डे पर लिखना है क्या, रिपोर्ट तैयार करना है। और यहाँ पर आपको जो है हिंट्स दिए गए हैं, आप इसको हेडिंग के रूप में लिखिए, चाहे एक एक टॉपिक इस पे पैराग्राफ बना के लिखते चले जाइए। तो यहाँ पे डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, पहले आप लिखेंगे किस तरीके से डेकोरेशन किया जा रहा है, फ्लैग होस्टिंग, उसके बाद सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, कल्चरल प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, इन सब का आपको क्या करना है, एक आपको रिपोर्ट तैयार करना है। या तो आप राइटिंग अ लेटर, आप एक लेटर लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेज इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ये आपको नीचे कुछ हिंट्स दिए गए हैं और इन हिंट्स को कंप्लीट करके आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग एक रिपोर्ट लिखेंगे किस पे, इंडिपेंडेंस डे पे। चलिए सबसे पहले इसका आंसर देखिए ध्यान से। लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह, दिस ईयर टू, इस साल भी, आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2000। अब जो अगर आपका 15 है तो 15 लिखिए, 25 है 25 लिखिए, अगर आपका 24 है तो 4 लिखिए, जो भी है, 6 है, 7, 8 जो भी है, तो आप अपना ही ईयर लिखेंगे। विथ ग्रेट जॉय, नेशनल फेवर एंड प्राइड, मतलब हर साल की तरह भी इस हमारे विद्यालय में 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष उल्लास और राष्ट्रीय उत्साह के साथ मनाया। A sense of happiness, pride could be clearly seen on the faces of all the people as India was celebrating its 75th Independence Day. The program started with a prayer at about 8 a.m. The principal, vice principal, and all the senior teachers were sitting on the chairs on the stage, and all the students were standing in the proper line on the playground. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों के चेहरों पर खुशी और गर्व का भावना साफ देखी जा सकती थी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे प्रार्थना सभा से हुई, जहाँ पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सभी वरिष्ठ शिक्षक मंच पर कुर्सियों पर बैठे थे और सभी छात्र खेल के मैदान में उचित लाइन में खड़े थे। After this, a march past of schools, NCC team and national houses was organized, who were classified in different categories, है ना। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसके बाद स्कूल में NCC टीम और राष्ट्रीय सदनों का मार्च पास्ट आयोजित किया गया। After the march past, the principal of our school and chief guest AOC बमरौली एयर फोर्स स्टेशन इलाहाबाद unfurled the national flag and the national anthem was sung। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एनसीसी टीम थी, राष्ट्रीय सदन के मार्च पास्ट जो भी आयोजित किया गया, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग बांट कर किया गया था। मार्च पास्ट के बाद हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और जो मुख्य अतिथि AOC बमरौली एयर फोर्स स्टेशन इलाहाबाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान गाया। बाद में लेटर ऑन डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक प्लेस, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड मोनो एक्टिंग शोज वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट अबाउट 12 PM। उसके बाद में नाटक, देशभक्ति गीत और मोनो एक्टिंग जैसे शो, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और दोपहर करीब 12 बजे मिठाइयाँ बांटी गई। यही हमको हिंट्स मिले थे और इन्हीं हिंट्स पर हमको फोकस करना था, इसलिए इन्हीं हिंट्स पर हमने काम किया। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, एक आर्टिकल लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेज। तो इस पर आपको लिखना है 80 to 100 वर्ड्स ही लिखना है। आपको इंट्रोडक्शन देना है, पहले किप्स और बॉडी एक्टिव रखना है,
उसके विषय में। फिर उसके बाद आपको टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो चलिए इस पर भी फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कहा गया इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। We all know that exercise is important in our daily lives, but we may not know why or what exercise can do for us. हम सभी जानते हैं कि व्यायाम हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि व्यायाम हमारे लिए क्यों या क्या कर सकता है। It is important to remember that we have evolved from our nomadic ancestors who spent all their time moving around in search of food and shelter, ट्रेवलिंग लार्ज डिस्टेंस ऑन अ डेली बेसिस, है ना। मतलब ये कहा जा रहा है कि यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हमारे अपने जो भी पूर्वज हैं उन्हीं से ही हम लोग जो हैं विकसित हुए हैं, जो अपना सारा समय भोजन और आश्रय की तलाश में घूमते फिरते थे और सब पूरा समय बिताते थे, प्रतिदिन लंबी दूरी की यात्रा करते थे। नेचर हैज डिजाइंड आवर बॉडीज एंड हैव इन्वॉल्व्ड टू बी रेगुलरली एक्टिव। मतलब ये कि प्रकृति ने, जो नेचर है, उन्होंने हमारे शरीर को डिजाइन किया है नियमित रूप से सक्रिय रहने के लिए और उसी के लिए विकसित किया है। इन द सेम वे दैट अ स्पोर्ट्स कार इज डिजाइन टू गो फास्ट, वी आर डिजाइन टू मूव, है ना। जिस तरीके से कार को डिजाइन किया जाता है तेज चलने के लिए, इसलिए हमको भी डिजाइन किया गया है चलने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। इफ द स्पोर्ट्स कार इज टेक आउट द once a week for 3 miles round trip through a town center, then it would probably develop engine problems fairly quickly। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि जिस तरीके से एक स्पोर्ट्स कार को तेज चलने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी तरीके से हम भी चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर स्पोर्ट कार को हफ्ते में एक बार शहर के बीच से 3 मील की राउंड ट्रिप के लिए निकाला जाए तो संभवतः इसके इंजन में काफ़ी जल्दी समस्याएं आएंगी, है ना। समय के साथ लोगों की समस्याएं भी होने लगती हैं। अगर वे पूरा दिन डेस्क पर या टीवी पर सामने बैठे रहते हैं तो व्यायाम की मात्रा कम करते हैं, लेकिन नियमित व्यायाम के कुछ सिद्ध लाभ जरूर हैं। ठीक है, वो यहाँ पे है, उस पर देखेंगे। तो वहीं आगे कहा जाए, ओवर टाइम पीपल टू डेवलप प्रॉब्लम्स इफ दे सिट डाउन द होल डे एंड डेस्क ऑफ इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड मैगजीन द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दे डू, है ना। आगे कहा जा रहा है, बट लेकिन देयर आर सर्टेनली सम प्रूवन बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज विच आर, लेकिन कुछ नियमित व्यायाम के कुछ जो है लाभ हैं, जो क्या क्या है। एक्सरसाइज इंक्रीजेज एनर्जी लेवल्स, जो एक्सरसाइज हैं वो एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मसल्स स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज जो है मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है। फिर एक्सरसाइज कैन हेल्प यू मेंटेन अ हेल्दी वेट, एक्सरसाइज आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन बिकॉज एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन लेवल इन द ब्रेन। जो एक्सरसाइज करने से हमारे मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाता है, क्योंकि व्यायाम जो एक्सरसाइज है मस्तिष्क में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर ह्यूमन हार्ट बिकॉज एक्सरसाइज रिड्यूस द LDL कोलेस्ट्रॉल एंड increases HDL, the good cholesterol, and reduce the blood pressure, thereby lowering the stress on your heart। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो व्यायाम है मानव हृदय के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि व्यायाम LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, और रक्तचाप जो होता है ब्लड प्रेशर होता है उसको कम करता है, जिससे हमारे या आपके हृदय का जो तनाव होता है वो कम होता है। क्लियर है? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब हम लोगों को ग्रामर वाला पार्ट करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको समझना है, और इसके पहले अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो। चलिए ग्रामर में सबसे पहले देखिए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आप पहले से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर ये WH वर्ड है, मतलब जो कामा और इन्वर्टेड कामा आप यहाँ से हटाएंगे तो इसके जगह पे आपको यहीं WH वर्ड रखना है, और ये जो आर यू गोइंग है इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। पहले लिखा है माई ब्रदर सैड टू मी, तो यहाँ पे सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। तो मैं इसको यहाँ ऊपर बना देता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई ब्रदर, सैड टू को आपने चेंज किया आस्क्ड,
तो आज तो हो जाएगा, और उसके बाद मी। कामा नोटेड कामा को हटाकर आप WHERE वेयर ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि आर और वर्ब की ING फॉर्म है, इसको पास्ट में चेंज करना है। और यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसलिए पहले आप लिखेंगे आई। ठीक है, क्या लिखेंगे? आई। अब उसके बाद आर किस में चेंज हो जाएगा? आई के साथ वॉज लगता है और हो जाएगा गोइंग, और फुल स्टॉप दे देंगे। इस तरीके से इसका ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा द पुअर, है ना। ऑलवेज, तो आप ऑलवेज यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऑलवेज, है ना। हेल्प्स, ये आपका कौन सा टेंस है? तो आप कहेंगे ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? जो इसका हेल्पिंग वो कहाँ से लेते हैं? आगे वाले टेंस से, EJMR से। तो द पुअर प्लूरल होता है, कभी भी एडजेक्टिव के साथ अगर द लगा दिया आपने तो ये हमेशा प्लूरल बनता है, इसलिए यहाँ पे द पुअर प्लूरल हो जाएगा। तो ऑलवेज को चाहे तो आप यहाँ पे रखिए, चाहे तो आर के बाद रखिए, द पुअर आर, है ना। अब ऑलवेज रखिए, द पुअर आर ऑलवेज। क्लियर है? क्या? हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा। ये हेल्प्ड भी होगा, तो यहाँ पर सब कंप्लीट हो गया, बचा है ही, तो बाइक के साथ आप कर देंगे हिम, और इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएट करने के लिए हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉय, ये करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हाउ, जब आप पहला ही सेंटेंस यहाँ पे देखिए, तो ये जो हाउ है, ये जो लेटर है, इसको ये हो जाएगा कैपिटल में H। क्या हो जाएगा? H। तो आपने सबसे पहले H लिया। यहाँ पे देखिए आस्क द बॉय है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर आपको कामा इन्वर्टेड कामा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे, इसको भी। तो इन्वर्टेड कामा में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, इसलिए मैंने हाउ डज दिस मशीन वर्क यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद और इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ सही है। आप चाहे तो यहाँ पे कामा भी दे दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये जो है पंक्चुएशन में जो भी समस्याएं थी वो कंप्लीट हो गई। आगे आपको प्रयागराज एक सिद्ध नगर है, ये आपका ट्रांसलेशन है, हिंदी से लेके इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? प्रयागराज। तो आप लिखेंगे प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, इज अ फेमस सिटी, फुल स्टॉप कर दिया। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो पहले इसका मतलब किसका? प्रयागराज का। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? इट। इसका मतलब इट हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री, ग्लोरियस हिस्ट्री। इसके बाद क्या है कि यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, मतलब सबसे पहले लिखेंगे हियर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा। संगम मतलब होता है कन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, द गंगा एंड यमुना। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, मतलब हियर इज द कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हियर इज द कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे उत्तर और प्रदेश दोनों जो लेटर होंगे वो कैपिटल में ही आपको रखने हैं। ठीक, ये P भी यहाँ पे कैपिटल में होगा, U भी कैपिटल में होगा, अच्छे से लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है कि यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो आप लिखेंगे दिस इज अ क्लीन ब्यूटीफुल सिटी। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रामर का पोर्शन। अब हम लोग चलेंगे लिटरेचर के पोर्शन पे। लिटरेचर के पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में A दिया है और B दिया है, लेकिन क्वेश्चन 4 है, मतलब A में आपको 2 क्वेश्चन ये दोनों दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक ही करना है।
बी में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक ही करना है, लेकिन हम चारों क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या है कि वाई वॉज लैंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब लैंचो को पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों हुआ, वो गुस्सा क्यों हुआ। तो आप देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि लैंचो वॉज एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज, मतलब जो लैंचो था उसको वो कब गुस्सा हुआ, वो क्रोधित क्यों हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसको भगवान से जो उसने पैसे मांगे हैं, 100 पैसे उस मांगे थे, तो वो पैसे उस जो है वो क्या उसको मिला, तो नहीं मिला था, बल्कि उसे जो रकम मिली उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए वो भगवान को अपने विश्वास के साथ विश्वासघात मानता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि लैंचो वॉज एंग्री when he received the letter because he expected to receive the full amount of money he had requested from God। मतलब उसने जो भगवान से एक्सेप्ट किया था, उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट की थी, वो उसकी रकम नहीं मिली। he had requested from God but instead found a smaller sum, बल्कि उसे कुछ कम मिले, leading him to believe that the post office employees had to stolen some of the money। उसे लगा कि इसमें से जो पैसे कम हैं वो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी एम्प्लॉयज वहाँ के चुरा लिए हैं। विच ही कंसिडर्ड अ बिट्रायल ऑफ हिज फैथ इन गॉड, इसलिए उसने भगवान पर थोड़ा सा विश्वासघात माना। अगला क्वेश्चन क्या है, 5th ए का जो दूसरा वाला है उसमें पूछा गया कि मंडेला की राय में किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो मंडेला की राय में किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो उसके लोग होते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपके एमसीक्यू में, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल। जो नेल्सन मंडेला है उनके अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। ही बिलीव दैट द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री लाइज इन इट्स सिटीजन एंड दियर पोटेंशियल, नॉट इन मटेरियल वेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब उनका मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत उसके नागरिकों और उसकी क्षमता में निहित होती है, न कि भौतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधनों में। ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला का मानना था। इसके बाद ये हो गया 5th का आपका ए और ए का दोनों पार्ट। अब हम लोग बी में देखिए, पहले क्या कहा गया कि डिस्क्राइब एनी फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। मतलब ये कि डायरी रखने के बारे में एनी की भावनाओं का वर्णन करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लैंचो को उसके लिए पैसे वाला पत्र पाकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ था। तो चलिए इस पर भी फोकस करते हैं। तो 5th के बी में यहाँ पे देखिए लिखा गया है एने फील्स इट इज सिली फॉर अ 13 years old टीनेजर्स। तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एने जो है वो कितने साल की थी, है ना, जब उनके पास डायरी रखने की इच्छा हुई थी। तो हैव अ डायरी एज इट वुड सीम शी हैज मेनी फ्रेंड्स एंड अदर पीपल टू टॉक टू, बट इन रियलिटी शी स्टेट्स शी फील्स वेरी लोनली इन द वर्ल्ड, शी विशेज हर डायरी टू बिकम हर फ्रेंड। मतलब यहाँ पर देखिए कहा गया एनी फील्स इट इज सिली। एनी को लगता है कि 13 साल की किशोरी के लिए डायरी रखना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं और बात करने के लिए दूसरे भी लोग हैं, लेकिन असल में वह कहती है कि दुनिया में बहुत अकेला महसूस करती है। वह चाहती है कि उसकी डायरी जो है उसकी मित्र बने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या था कि लैंचो को जो लेटर मिला उसे आश्चर्य क्यों हुआ, आश्चर्य क्यों नहीं हुआ था, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में कि लैंचो को भगवान का पत्र मिला तो आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। तो ये आपको भी आंसर पता है, क्योंकि उसको भगवान पर पूरा भरोसा था। तो आप उसका आंसर सिंपल से लिखेंगे लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग द लेटर फ्रॉम गॉड। लैंचो जो है भगवान से पैसे वाला पत्र पाकर कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि गॉड विथ मनी इन इट एज ही हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड। मतलब क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स। आपको या तो ए का आंसर देना है या तो बी का आंसर देना है। आपको 60 वर्ड में ये आंसर देने हैं।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिंग आउट लैंचोज इमेंस फैथ इन गॉड, मतलब लैंचो की ईश्वर में असीम आस्था को उजागर कीजिए, मतलब उसकी आस्था कैसी थी आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाट आइडल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर साउथ अफ्रीका इन इनॉग्रेशन स्पीच, मतलब नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फैथ इन गॉड, लेंचो की ईश्वर में असीम आस्था को उजागर करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। पहले तो अगर इसका आंसर जानना तो हम ये समझिए कि लेंचो की ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा आस्था था, उसे अटूट विश्वास था। उस अटूट विश्वास से प्रदर्शित होता है कि ईश्वर उसकी सहायता करेगा, चाहे वो कितनी भी कठिनाई में क्यों ना हो। जैसा कि तब देखा जाता है जब ओलावृष्टि से उसकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है, इसके बाद सीधे ईश्वर को पत्र लिखकर धन की पैसे की मांग करता है और विश्वास उसके अंदर रहता है कि उसे मांगी गई राशि मिल जाएगी, जिससे ईश्वरीय हस्तक्षेप में उसे बिना किसी संदेह के गहरा विश्वास दिखाई देता है। उसके कार्य ईश्वर को एक दयालु शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जो हमेशा उसकी सहायता के लिए आगे आएगी। तो यही लिखा गया कि लेंचोस immense faith in God is demonstrated through his unwavering belief that God will provide for him, even in the face of extreme hardship, as seen when he writes a letter directly to God asking for money। यही है कि उसकी ईश्वर उसकी सहायता करेगा, उसे अटूट विश्वास था, चाहे वो कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो। जैसा कि तब देखा जाता है कब देखा जाता है जब फॉर मनी आफ्टर अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स, जब हेल स्टॉर्म से उसके पूरे के पूरी फसल नष्ट हो जाती है। एंड कॉन्फिडेंटली एक्सपेक्ट्स टू रिसीव द रिक्वेस्टेड अमाउंट, शोइंग अ डीप ट्रस्ट इन डिवाइन इंटरवेंशन विदाउट अ हिंट ऑफ डाउट। हिज एक्शन पोर्ट्रे गॉड एज बेनोलेंट फोर्स दैट विल ऑलवेज कम टू हिज एड। उसके कार्य को भगवान जो है एक दयालु शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं और उसे हमेशा उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। यहीं पे चीज़ें कही गई हैं कि जब उसका सारा फसल नष्ट होता है, इसके बावजूद भी उसको भगवान को उसने डायरेक्ट पत्र लिख दिया। उसकी आस्था जो है बहुत थी और उसे पूरा भरोसा भी था कि भगवान जो है हमारे लेटर का जवाब जरूर देंगे, पैसे की मदद जरूर करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाट आइडल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर साउथ अफ्रीका इन इनॉग्रेशन स्पीच, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श प्रस्तुत किए थे। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। आपको दोनों में से कोई एक ही आंसर देना है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है कि नेल्सन मंडेला वॉज अ प्रोमिनेंट एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर हु बिकेम द फर्स्ट President of South Africa from 1994 to 1999. After the end of apartheid, as the newly elected president of South Africa, Nelson Mandela wanted to liberate the country of all the unjust practices. He set out ideals for a country which was free of poverty, discrimination and injustice. मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि नेल्सन मंडेला एक प्रमुख जो है प्रोमिनेंट एंड एंटी अपार्थाइड, मतलब कि रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता और राजनेता थे, है ना, जो रंग भेद की समाप्ति के लिए 1994 से लेकर 1999 तक जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के नए नए राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया। नेल्सन मंडेला देश को सभी अन्यायपूर्ण प्रथाओं से मुक्त करना चाहते थे, जितने भी अन्यायपूर्ण प्रथा चल रही थी। ठीक, ही सेट आउट आइडल्स फॉर अ कंट्री विच वॉज फ्री ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। उन्होंने एक ऐसे देश के लिए आदर्श स्थापित किए जो गरीबी, भेदभाव और अन्याय से मुक्त हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ कहा जा रहा है जो डस्ट ऑफ स्नो है, धूल की बर्फ, इस कविता को किसने लिखा है और व्हाट डज पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम, और इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या सिखाता है। तो यहाँ पर ये जो कविता लिखा गया है इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आप दोनों क्वेश्चन में से एक ही करना है। या तो आप 4 लाइन की कविता लिख डालिए
जो कि ये सिलेबस से, आपके सिलेबस से हो, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में न दिया गया हो। तो दोनों में से एक करना है, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये आपको बताना है कि धूल की बर्फ जो है, डस्ट ऑफ स्नो, कविता किसने लिखी है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताता है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले का आंसर है कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखना है क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो डायरेक्ट पूछ लेता है इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कन्वेज दैट इवन स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स इन नेचर कैन ब्रिंग योर जॉय, चेंज आवर मूड। अ सिंपल snowflake falling on the speaker's shoulders helps us shift their sadness to a feeling of renewal, reminding us that even little thing can have a big impact। मतलब ये कहा जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो उस बताती है कि प्रकृति में छोटे अप्रत्याशित क्षण भी खुशी ला सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ें भी खुशी ला सकते हैं और एक हमारे मूड को बदल सकते हैं। जो स्पीकर है उसके कंधे पर गिरने वाला एक साधारण हिमपात उनके दुख को नवनीकरण की भावना में बदलने में मदद करता है और उन्हें याद दिलाता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। आप देखते होते जब आपके ऊपर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा अगर पड़ जाए तो आप वो टुकड़ा देखते ही आपके अंदर क्या बनता है कि हाँ ये बर्फ गिरी, इसका डिजाइन कैसा है। कुछ भी चीज़ें अगर आप दुख में होंगे तो भी आपको ये खुशी में बदल देती है। तो यही चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी क्या होती हैं, खुशी में जो है शामिल हो सकती हैं। दूसरा, आपको एक 4 लाइन की कविता लिखनी है। 2 roads divided in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could। मतलब जो जंगल है, पीले रंग का जो जंगल है, उसके 2 रास्ते अलग हो गए और अफसोस है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एक यात्री बन सका ऐसा जो दोनों पर रास्ता नहीं कर सका। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा जहाँ तक हो सका और उनको दोनों रास्तों को देखा। तो ये जो है कविता 4 लाइन की आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग द पोएम्स इन 40 to 50 वर्ड्स। द ट्रीज, फॉग, फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस और द ट्रीज, इस पर मैंने आपको पहले ही सेंट्रल आइडिया बता दिया है, इसलिए इस पर तीनों पे चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपने टोटल सेट, ये सेट नंबर 7 है, अगर आपने इसके पहले 6 सेट देखा है तो उसमें लगभग सभी सेंट्रल आइडिया मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इस को देखें, फॉग को देखेंगे। किसको देखेंगे? फॉग। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया में क्या लिखा जाता है पहले समझिए कि जो फॉग है, फॉग कविता में कवि प्रकृति के एक तत्व का वर्णन करता है। किस चीज़ का उसमें वर्णन किया जा रहा है वो बताया जाता है कि इसमें एक दिलचस्प रूपक का प्रयोग करता है। वह फॉग की तुलना, फॉग मतलब कोहरा की तुलना अप्रत्यक्ष रूप से एक बिल्ली से कर देता है ना। और यह विचार प्रस्तुत करता है कि कोहरे की हरकतें बिल्ली की तरह ही होती है, या किसी को बताए बिना चुपचाप शहर में प्रवेश करते हैं और बिल्कुल बिल्ली की तरह चुपके से धीरे की तरह उसकी हरकतें करती रहती हैं। ठीक है, तो यही उस फॉग की कहानी है और इसी को आपको लिख देना है। फॉग इन द पोएम फॉग, द पोएट यूजेज इन इंटरेस्टिंग मेटाफोर टू डिस्क्राइब एन एलिमेंट ऑफ नेचर। मेटाफोर का मतलब रूपक, रूपक मतलब किसी चीज को रूप दे देना। जैसे यहाँ पे फॉग को एक कैट का, एक बिल्ली का रूप दे दिया जाता है, तो वही मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेटाफोर टू डिस्क्राइब एन एलिमेंट ऑफ नेचर। ठीक है, अगर ही इनडायरेक्टली कंपेयर्स फॉग टू कैट बाय प्रेजेंटिंग द आइडिया दैट मूवमेंट्स ऑफ द फॉग आर मच लाइक दैट ऑफ अ कैट, इट इंटर्स a city silently without letting anyone know, just like the stealthy movement of a cat। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो कोहरा है, जो फॉग है, वो धीरे से सिटी में से आती है, जैसे बिल्ली आती है और किसी को पता नहीं चलता, और फिर आने के बाद वो जैसे बिल्ली हरकत करती है वैसे ही कोहरा भी हरकत करता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने सेंट्रल आइडिया लिख दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से आपको एनीवन एक ही क्वेश्चन करना है, 30-40 वर्ड्स आपको करने हैं। इन दोनों में से आप ये करिए, चाहे दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। दोनों का आंसर मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिए। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रिकी नामक कुत्ते की खराब हालत के लिए कौन जिम्मेदार था।
तो कौन जिम्मेदार था? तो जो श्रीमती पम्फ्रेट ट्रिकी की बीमारी के लिए जिम्मेदार थी, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैरियट की सलाह के बाद भी उसे भोजन में कटौती नहीं की और उसकी उचित व्यायाम भी नहीं करवाया। उसने कहा कि कुत्ते में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है, इसलिए उसने अधिक भोजन खिलाया। उनको लगा कि कुत्ता सुस्त है तो और ज़्यादा खिला दें। तो यही चीज़ें होती हैं, इसलिए आंसर यहाँ पे लिखा गया कि मिसेज पम्फ्रे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज ailment because she didn't cut down its food and provide him with proper exercises. Even after Hewitt's advice, she told him that the dog seemed to have no energy, so he fed it more food. ठीक है, यहीं पे है कि मतलब उसे ज़्यादा खाना और ज़्यादा खाना खिला देती है। उसे लगता है कि जिसके अंदर, कुत्ते के अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रहा, इसलिए उनको और भोजन खिलाया गया, जबकि उन्हें व्यायाम करवाना था, भोजन की मात्रा कम करनी थी। उनको ऐसा सलाह भी दिया गया था हैरियट के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इट वॉज नॉट इजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीप लाइक हरी सिंह। हरी सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान काम क्यों नहीं था? तो इसका जवाब ये है, क्यों नहीं था? क्योंकि वह हरी सिंह से अब तक मिला सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। हरी सिंह के अनुसार एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन एक निर्दोष और बुद्धिमान व्यक्ति को लूटना अलग बात है, बहुत ही कठिन होता है। इसलिए उसको, अनिल को नहीं लूट सका। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रॉब अनिल बिकॉज ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी सिंह हैड एवर मेट। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट डिफरेंट टू रॉब एन इनोसेंट वाइज मैन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें भी आपको एनीवन कोई एक ही करना है और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो सेट का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर सेट 7 कंप्लीट हो जाएंगे, जहाँ की मैंने स्टार्ट किया था सेट 1 से। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से सभी पूरे सेट दे सकते हैं 2024 के, ठीक है। इसके बाद सभी आप 2023, 2022, 2025 जो भी आते रहेंगे, हर साल के मैं सेट कराता रहूँगा। और उम्मीद है कि आपको एक वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ हरी सिंह। यह कहा जा रहा है, स्केच का मतलब होता है कि आप चरित्र वर्णन, उसके चरित्र का चित्रण कीजिए। आपको बताना है कि हरी सिंह कौन था, क्या करता था, इसके विषय में। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो हरी सिंह के विषय में क्या है कि हरी सिंह वॉज ए स्मॉल टाइम थीफ। हरी सिंह एक छोटा सा चोर था। हरी सिंह वॉज नॉट हिज एक्चुअल नेम। हरी सिंह उसका एक्चुअल नेम नहीं था, बल्कि ही केप्ट चेंजिंग नेम सो दैट द पुलिस कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हिम। उसने अपना नाम बदल लिया था, बदल कर रहता था ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके, है ना। ही वॉज अ लायर, वो झूठा भी था। एज वेल बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि ही इवन लाइड टू अनिल दैट ही कुड कुक। वह झूठा भी था क्योंकि उसके अनिल से भी झूठ बोला था कि वह खाना बना सकता है। हिज मेन जॉब वॉज टू बी फ्रेंड्स विथ पीपल एंड देन डिसीव मतलब होता है धोखा देना, देम एंड रॉब देम रन अवे। उसका मेन काम तक क्या था कि लोगों से झूठ बोलना और उसके बाद उससे दोस्ती करना, फिर उसे धोखा देना, लूटना और वहाँ से रन अवे, भाग जाना। ही वॉज स्टेइंग विथ अनिल, अ काइंड हार्टेड मैन हु ट्रस्टेड हरी सिंह, बट हरी टुक द एडवांटेज ऑफ हिज हर्ट एंड एट नाइट व्हेन अनिल वॉज asleep he robbed him। वह अनिल के साथ ही रहा था, जो एक दयालु व्यक्ति था। अनिल बहुत दयालु व्यक्ति था और हरी सिंह पर भरोसा करता था, लेकिन हरी ने उसके भरोसे का फायदा उठाया और वहाँ से भाग गया। लेकिन ही रैन ऑफ, वो वहाँ से भाग गया। लेकिन बट एज ही वॉज अबाउट टू escape द stopped एंड remembered the promise made by Anil to teach him, so his urge to receive an education compelled him to return to Anil. He quietly kept the money back at its place and learned the value of trust and friendship। इसके बाद क्या हुआ, जब वो अनिल को लूटा और वहाँ से भाग गया, है ना। रात को जब उसे लूटा, हरी सिंह भरोसा करता था, लेकिन हरी ने उसके भरोसे का फायदा उठाया और रात को जब अनिल सो रहा था उसने पैसा लूट लिया और वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे ही वो भागने वाला था वह रुक गया और अनिल द्वारा उसे पढ़ाने के वादे को याद किया, क्योंकि अनिल ने कहा था कि वो उसे पढ़ाएगा, और वो रुक गया। अनिल द्वारा उसे पढ़ाने के वादे को याद किया, इसलिए शिक्षा प्राप्त करने की उसकी जो इच्छा थी अनिल के पास लौटने के मजबूर कर दिया।
उसने चुपचाप पैसे वापस रख दिए और उसे विश्वास और दोस्ती का जो है मूल्य उसने सीख लिया। और जो इसके बाद का जो क्वेश्चन था वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल। मतलब जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है उसके जो महत्वपूर्ण जो पात्र है, करेक्टर है, उस जो ट्रिकी है उसके विषय में आपको डिटेल में बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो ट्रिकी था वो एक छोटा सा कुत्ता था। ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग। हिज मिस्ट्रेस वॉज मिसेस पम्फ्रे। सी लव्ड हिम वेरी मच। उसकी जो मालकिन थी वो मिसेस पम्फ्रे थी और उसे बहुत प्यार करती थी। हिज फेवरेट फूड सी गेव हिम वेरियस डिशेज टू ईट लाइक ब्रेड, एग्स, etc. बट ही लव्ड टू ईट क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स वेरी मच। उसके पसंदीदा खाना में वह उसे खाने के लिए कई तरीके से व्यंजन देती थी, जैसे ब्रेड, अंडे, इस तरह की चीज़ें वो देती थी, लेकिन उसके क्रीम और केक और चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, है ना। और दूसरी चीज़ है उसकी बीमारी का कारण क्या बना। ही वॉज ग्रीडी enough to refuse food at any time. He did not to do any physical exercise. This made him hugely fat and he became ill. उसकी बीमारी का कारण ये बना कि उसकी मालकिन द्वारा उसे जरूरत से ज़्यादा खाना खिलाया जाना लगा। उसकी बीमारी का ये मुख्य कारण था और वह इतना लालची था कि कभी भी खाना खाने से मना नहीं करता था, है ना। वह कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करता था, जिससे वह बहुत ही मोटा हो गया और बीमार हो गया। फिर उसके बाद हिज ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट हुआ। क्या ट्रीटमेंट हुआ। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। उसे क्या हुआ, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। देयर ही वॉज गिवेन नो फूड फॉर 2 days। और उसे 2 दिनों तक कोई भी खाना नहीं दिया गया। ही वॉज गिवेन अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। और उसे बहुत ज़्यादा पानी दिया गया पीने के लिए। ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू डू। और बहुत सारा व्यायाम करना पड़ा। दिस मेड हिम क्वाइट फिट। और उसे फिर क्या हो गया, उससे वो जल्दी से फिट भी हो गया। तो इस तरीके से ये सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको एक चैनल पे पहली बार आए हों तो, ठीक है। चलिए इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।